जय हिंद डॉक्टर्स। हाँ, गेट लगा देना। कहां तक बताया था एक बार मुझे बता दीजिए आप। मैंने बेसिक रेंज बता दी थी, मिथाइल ऑरेंज बता दिया था। मैंने नो वर्किंग रेंज बताया था कुछ, नो वर्किंग रेंज ऑफ पीएच। मैंने आपको ये बता दिया था कि इस रेंज में ही कलर चेंज करेगा, रेंज में कलर चेंज करेगा। क्या मैंने डायग्राम बना के समझाया था? टाइट्रेशन पूरा बता दिया था, टाइट्रेशन मैंने पूरा बता दिया था। मैंने एचपीएच की रेंज भी आपको बता दी थी, 8.2 से 10.2, है ना, ये भी बता दिया था। क्या मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको कि जो पीएच है, अगर कोई एक पर्टिकुलर पीएच हुआ तो इंडिकेटर कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा? ऐसा कुछ बताया? नहीं बताया, सिर्फ रेंज का ही बताया था। हाँ, तब हाँ बुरा होता है, इसका रीजन बताया था। कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, येलो भी दिखेगा, ऑरेंज रेड भी दिखेगा, और येलो भी दिखेगा, ऑरेंज रेड भी दिखेगा, तो मुझे पता नहीं पड़ेगा ये येलो है या ऑरेंज रेड है। ये भी बताया था। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो ये बात हो गई, यहाँ पर रेंज की भी हो गई, वो भी हो गई, सिर्फ टेबल की बात रह गई थी बस। ऐसा मैंने बोला था 2 टेबल बनानी। अच्छा सुनो इधर, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना। अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर अपन को क्या बताते हैं? इंडिकेशन देते हैं। इंडिकेशन कैसे देते हैं? कलर चेंज करके इंडिकेशन देते हैं। अब अपन को इंडिकेशन काय का देना चाह रहे हैं कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर अपन ने बात करी थी ओसवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। उन्होंने क्या बोला था, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं सारे के सारे वीक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि जो आयनाइज्ड फॉर्म होता है वो डार्क कलर का होता है, जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है वो लाइट कलर का होता है। एसिडिक मीडियम में इंडिकेटर कलर अलग दिखाएंगे, बेसिक मीडियम में इंडिकेटर कलर अलग दिखाएंगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट एंड ऑड आयन इफेक्ट। फिर अपन ने देखा था कि इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर का सबसे पहले एग्जांपल अपन ने देखा था फेनोफ्थिलिन। फेनोफ्थिलिन क्या होता है? एसिडिक इंडिकेटर होता है। ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर एसिडिक इंडिकेटर फेनोफ्थिलिन को मैं पानी में डालूंगा, क्या कलर चेंज दिखाएगा? क्या अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालूंगा कलर चेंज दिखाएगा? क्यों नहीं दिखा रहा है? ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट या कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा, अगर इसको बेसिक मीडियम में डालूंगा तो क्या कलर चेंज दिखाएगा? कौन सा कलर दिखाएगा? पिंक कलर दिखाएगा, ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट। और आप मुझे बताओ, जो फिनोक्सिलिन है ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में लाइट कलर दिखाता है, कलरलेस, और आयनाइज्ड फॉर्म में डार्क कलर दिखाता है, पिंक। ये बात समझ में आ रही है? फिर अपन ने क्या करा था, इसकी पीएच कैलकुलेशन करी थी। जब पीएच कैलकुलेशन अपन ने करी, जब पीएच अपन ने कैलकुलेशन करी इसकी, तो पीएच का फॉर्मूला क्या आया था? पी के ए प्लस लॉग, मैं बोल सकता हूं आई एन माइनस अपॉन एच आई एन। ये फॉर्मूला आया था। ऊपर क्या होता है? आयनाइज पार्ट, नीचे क्या होता है? अनआयनाइज पार्ट, ठीक है। ऐसे ही अपन ने पीओएच का फॉर्मूला भी लिखा था, ऐसे ही अपन ने रेंज भी लिखी थी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? ये हो जाएगी पीके -1 से लेकर पीके +1 तक। ये बात समझ में आती है? और अगर मैं यहां पर बीच वाली वैल्यू की बात करूं तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा? पीके के बराबर हो जाएगा। और पीके की वैल्यू एचपीएच के लिए ये कितनी होती है? 9.2, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? मैं बोल सकता हूं 8.2 से लेकर 10.2। ये बात भी समझ में आ रही है? ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये जो फिनोक्सिलिन है ये क्या इससे पहले कलर चेंज करेगा? अगर करने की कोशिश भी करेगा या कर भी रहा होगा, मेरी आईज तो सेंस ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मेरी जो आईज की सेंसिटिविटी है वो इस रेंज में ही है। इंसानी आंखों की जो सेंसिटिविटी है वो इस रेंज में ही है। मतलब इस रेंज में जब पीएच ट्रेवल करेगा, ट्रांजिट करेगा, तब जाके मुझे कलर चेंज दिखाई दे पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर पीएच पर भी अगर बात कर ले एग्जामिनर कि पीएच यहां पर हो गया, मान लो 8.9 हो गया, पीएच क्या हो गया? 8.9 हो गया। तो एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पे भी
कलर चेंज नहीं करेगा। जब तक वो यहां से लेकर यहां तक ट्रांजिट नहीं करेगा तब तक कलर चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, बीचों बीच क्या होगा? मिक्स्ड कॉम्पोजिशन दिखाई देगा, तो मैं ढंग से ये भी नहीं पता कर पाऊंगा कि ये वाला कलर है या वो वाला कलर है। और अगर मैं थोड़ा सा एविडेंस देने की कोशिश करूं, तो याद करो जब आप टाइट्रेशन कर रहे थे तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा ड्यूरिंग टाइट्रेशन कि जब NaOH का ड्रॉप गिरा टप करके, तो जहां पर गिरा वहां पर हल्का सा पिंक हुआ और गायब हो गया। फिर वापस से एक और ड्रॉप आया होगा, जहां पर गिरा होगा वहां पर हल्का सा पिंक हुआ होगा पर वो गायब हो गया होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आप कह सकते हैं वो ये रेंज जो है ये ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब वहां पर कलरलेस भी है और पिंक भी है, पर मुझे नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। जैसे मैंने मिथाइल ऑरेंज का बताया था, येलो भी दिखाई देगा, ऑरेंज रेड भी दिखाई देगा, आप कंप्लीटली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये येलो है या ऑरेंज रेड है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब अपन क्या कर रहे हैं, फटाफट टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। यहां तक अपन ने बात करी थी, है ना? अब अगर मैं टेबल की बात करूं तो सबसे पहले अपन यहां पर दो टेबल बनाएंगे, है ना? कोशिश करना टेबल जो बने वो ऐसे बन जाए, एक और दो, मतलब ऊपर नीचे ही बन जाए एक ही पेज में, है ना? कलर इन AM लिख रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है, आपके पास सफिशिएंट जगह होगी। कलर इन AM का मतलब क्या है? कलर इन एसिडिक मीडियम। कलर इन BM का मतलब क्या है? कलर इन बेसिक मीडियम। और यहां पर क्या हो जाएगा? वर्किंग पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। वर्किंग पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एसिडिक इंडिकेटर एक्टिव कहां पर होंगे? एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में? अब इधर सुनते जाना। अच्छा इधर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल समझाया था वो किसका समझाया था? किस इंडिकेटर का समझाया था? फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का समझाया था मैंने, है ना? अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फेनोल्फथालीन की बात करते हैं, ठीक है? फेनोल्फथालीन की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, फेनोल्फथालीन कैसा इंडिकेटर है? एसिडिक इंडिकेटर। ये एक्टिव कहां होगा? बेसिक मीडियम में। मतलब इसकी जो पीएच की वर्किंग रेंज होगी, वर्किंग रेंज ऑफ पीएच होगा, वो कहां से कहां तक होगा? बेसिक रेंज में होगा। और बेसिक रेंज में कहां से कहां तक होगा? 8.2 से लेकर 10.2 तक। ये बात समझ में आ रही है एसिडिक इंडिकेटर। एक्टिव कहां पर होगा? बेसिक मीडियम में। मतलब अगर एक्टिव बेसिक मीडियम में हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं बेसिक मीडियम में डार्क कलर देगा, डार्क कलर देगा। क्योंकि ह्यूमन आई सेंसिटिविटी क्या है? लाइट से डार्क जाने की। मतलब कोई भी इंडिकेटर एक्टिव जब होगा, मतलब मैं कह सकता हूं एक्टिव तभी होगा जब वो अपना डार्कर कलर दिखाए। ये बात समझ में आ रही है ना? तो मुझे एक बात बताओ, है एसिडिक इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा? इनएक्टिव। बेसिक मीडियम में क्या रहेगा? एक्टिव। बेसिक रेंज आ गई, ठीक है? अब एक बात मुझे बताओ, अगर बेसिक मीडियम में एक्टिव रहेगा तो मैं कह सकता हूं बेसिक मीडियम में इसका कलर डार्कर होगा। और एसिडिक मीडियम में अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो मैं कह सकता हूं एसिडिक मीडियम में इसका कलर लाइटर होगा। अगर इंडिकेटर गाड़ी का इनएक्टिव है तो ट्रांसपेरेंट दिखाता है।
अगर एक्टिव होता है तो डार्कर कलर दिखाता है, मतलब मैं कह सकता हूं ये तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा, अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं इसके बाद मिथाइल ऑरेंज की। मुझे एक बात बताओ, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक इंडिकेटर या बेसिक इंडिकेटर? बेसिक इंडिकेटर है। अगर बेसिक इंडिकेटर है तो यहाँ ये एक्टिव कहां पर होगा, एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में रेंज आती है 3.1 से लेकर 4.5। क्या ये रेंज एसिडिक मीडियम में आती है? हाँ बिल्कुल आती है, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक मीडियम में क्या होगा, इनएक्टिव, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एक्टिव। तो डार्क कलर कहां दिखाएगा, एसिडिक मीडियम में, और इसका डार्क कलर कौन सा होगा, ऑरेंज रेड। क्या होगा, तो लाइट कलर क्या होगा, येलो। आई बात समझ में? मिथाइल ऑरेंज से देखते ही मैं आया मिथाइल रेड पर, तो मिथाइल रेड वापस से मुझे कैसा दिखाई दिया, बेसिक इंडिकेटर। अब अगर ये बेसिक इंडिकेटर है, मुझे बताओ ये एक्टिव कहां पर होगा, एसिडिक मीडियम में, मतलब एसिडिक रेंज होगी, एसिडिक रेंज क्या हो जाएगी इसकी 4.2 से लेकर 6.2। ठीक है, मतलब ये एक्टिव कहां पर होगा, एसिडिक मीडियम में, मतलब इनएक्टिव कहां पर होगा, बेसिक मीडियम में। तो आप मुझे बताओ लाइट कलर कहां दिखाई देगा, बेसिक मीडियम में। लाइट कलर कौन सा दिखाई देगा, येलो, तो इसका डार्कर कौन हो जाएगा, रेड। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को? अब अगर मैं फिनॉल रेड की बात करूं, किसकी, फिनॉल रेड, फिनॉल रेड, तो इसकी जो वर्किंग पीएच रेंज होती है वो होती है 6.2 से लेकर 8.2। ठीक है, मुझे एक बात बताना ध्यान से, फिनॉल रेड की अगर मैं बात करूं तो ये दिखाई दे रहा है एसिड में भी है, थोड़ा न्यूट्रल रीजन में भी आ रहा है, बेस में भी आ रहा है, पर बता सकते हो थोड़ा सा ये ज्यादा कहां पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है, बेसिक में थोड़ा सा ज्यादा की तरफ आ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं ये बेसिक में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहेगा। अगर बेसिक में एक्टिव रहेगा मतलब मैं कह सकता हूं डार्कर कलर कहां दिखाएगा, बेस में दिखाएगा। बेसिक में अगर एक्टिव रहेगा तो डार्कर कलर कलर कहां दिखाएगा, बेस में दिखाएगा। डार्कर कलर क्या हो जाएगा इसका, रेड, और लाइट कलर हो जाएगा येलो। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेम ऑफ टाइट्रेशन की, है ना। 1 2 3 4। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ टाइट्रेशन, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ टाइट्रेशन, वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ टाइट्रेशन। सुनते जाना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, फटाफट बताना, मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में अपन ने टाइट्रेशन करा था, टाइट्रेशन किसका करा था, किसका टाइट्रेशन करा था, एसिड कौन था, बेस कौन था? ये बात समझ में आ रही है? तो टाइट्रेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ टाइट्रेशन। अच्छा मुझे एक बात बताना, सुनना ध्यान से, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ टाइट्रेशन की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं इसके टाइट्रेशन की रेंज की बात करूं, पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं पहले ये एसिड था, कौन था, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब पीएच क्या होगा, कम होगा, और मैंने पीएच शुरू कहां से करा था, 3 से, और अगर पीएच 3 है मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, कह सकता हूं मैं। अच्छा, पीएच की शुरुआत हुई थी 3 से, फिर अपन क्या कर रहे थे, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH मिला रहे थे, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH मिलाओ या धमाधम NaOH मिलाओ, पीएच तो धीरे धीरे मूव कर रहा था, 3 से 4 आएगा, 4 से 5 आएगा, 5 से 6 आएगा, 6 से 7 आएगा। क्यों धीरे धीरे मूव कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एसिड है, और बेस मिलाओगे तो धीरे धीरे पीएच चेंज होगा, पर जैसे ही 7 आ जाएगा, थोड़ा सा ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH मिलाओगे तो पीएच जो है वो शू करके भागेगा। क्यों, क्योंकि नीचे भी बेस है, ऊपर से गिरा भी बेस रहे हो आप, और ऐसा वैसा बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस गिरा रहे हो। मतलब 7 से 8 तो आएगा, पर 8 से शू करके 11 भाग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब एक बात मुझे बता सकते हो, ये 11 तक ही क्यों भागा, मैंने 14 तक क्यों नहीं भगाया इसको, 14 तक क्यों नहीं भगाया, 11 पे क्यों रोक दिया? अरे इंडिकेटर ने कलर चेंज कर दिया और बता दिया एंड पॉइंट आ चुका है टाइट्रेशन का। क्या बता दिया, टाइट्रेशन का क्या आ गया, एंड पॉइंट आ गया, टाइट्रेशन रोक दो। किसने बताया, इंडिकेटर ने बताया। कैसे बताया, कलर चेंज करके। कलर कहां से कहां चेंज करा, कलरलेस से पिंक करा, तो इसलिए मैंने यहां पर टाइट्रेशन रोक दिया, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो क्या आप मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के
पीएच रेंज बता सकते हो टाइट्रेशन की, कहां से पीएच शुरू हुआ और कहां पर जाके खत्म हुआ? 3 से 11 बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं ऐसे। तो पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन क्या हो जाएगी? 3 to 11। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस पीएच रेंज में अगर मैं टाइट्रेशन कराता हूं तो कौन कौन से इंडिकेटर कलर चेंज करेंगे? अगर मैं टाइट्रेशन इस पीएच रेंज की कराता हूं, 3 से 11 मूव कराता हूं टाइट्रेशन को, तो कौन कौन से मेरे पास ऐसे अवेलेबल इंडिकेटर हैं जो अपना कलर चेंज करेंगे? मैं कह सकता हूं चारों कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ऑल इंडिकेटर्स आर सूटेबल। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में अपन ने जो टाइट्रेशन कराया था वो HCl और NaOH का कराया था, और इसमें क्या इंसर्ट करा था? HPH की 2 to 3 ड्रॉप्स डाली थी। HPH की 2 to 3 ड्रॉप्स डाली थी। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कैसे वर्क करेंगे, है ना? तो सबसे पहले यहां पर क्या मौजूद था? HCl था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो मैंने क्या डाल दिया? HPH डाल दिया। HPH ही क्यों डाला? क्योंकि HPH क्या है? एसिडिक इंडिकेटर है। इसको कहां पर डालूंगा? एसिडिक मीडियम में डालूंगा, क्योंकि इनिशियली एसिडिक मीडियम में ये एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर रहे हैं? NaOH मिला रहे हैं। तो NaOH मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, 7 वाला पीएच 7 आएगा, 7 से 8 आएगा, और 8 से जैसे ही ये शूट करके 11 जाएगा, ये कलर चेंज कर देगा। ठीक है। कलर किस रेंज में चेंज करेगा? 8.2 से 10.2। ये बात समझ में आ रही है? कलर कहां से कहां चेंज करेगा? 8.2 से 10.2। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर टाइट्रेशन में 8.2 से 10.2 रेंज आ रही है? हाँ आ रही है, मतलब HPH सूटेबल इंडिकेटर है। पर अगर मेरे से कोई पूछ ले कि इस टाइट्रेशन में आपने मिथाइल ऑरेंज को कैसे यूज करा, मिथाइल ऑरेंज को, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे मिथाइल ऑरेंज यूज करना है तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक इंडिकेटर या बेसिक इंडिकेटर? बेसिक इंडिकेटर। अगर बेसिक इंडिकेटर है तो मुझे यहां पर HCl लेना पड़ेगा या NaOH? कंटेनर में NaOH लूंगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? क्योंकि अगर आपने यहां पर HCl ले लिया, वो तो कलर चेंज करके बैठ जाएगा, और अगर एक बार कलर चेंज करके बैठ गया तो कहेगा कि आप टाइट्रेशन करो ही मत, हो गया आपका टाइट्रेशन कंप्लीट। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे? अगर यहाँ पर अपन NaOH ले रहे हैं तो अपन को कौन सा इंडिकेटर डालना पड़ेगा? बेसिक इंडिकेटर डालना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक इंडिकेटर बेसिक मीडियम में क्या रहेगा? इनएक्टिव। फिर अपन पता है कहां से मूव करेंगे? अगर यहाँ पर NaOH है, मतलब अब जो पीएच चलेगा वो 11 से चलेगा। HCl डालूंगा, धमाधम डालूंगा, पर पीएच जो डिक्रीज होगा धीरे धीरे होगा। 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7। पर जैसे ही 7 आया, ये शू करके भागेगा। शू करके कैसे भागेगा? 7 से 6 होगा, और 6 से शू करके 3 आ जाएगा। और जैसे ये शू करके 6 से 3 आ जाएगा, मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर देगा। किस रेंज में कलर चेंज करेगा? 4.5 से 3.1 तक। और जैसे ही 3.1 तक इसने कलर चेंज करा, आप तुरंत क्या रोक दोगे? टाइट्रेशन रोक दोगे। ये बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ गया मिथाइल ऑरेंज कैसे काम करेगा और HPH कैसे काम करेगा? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, अब सुनो आगे। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर अपन बात करें, तो जो भी वीक कंपोनेंट होता है ना, लॉजिकली दिमाग यूज करना, जो भी वीक कंपोनेंट होता है उसको अपन यहां पर लेते हैं। क्यों लेते हैं वीक कंपोनेंट को यहां पर? क्योंकि खुद सोचो, वीक कंपोनेंट को अगर मैं यहां पर लूंगा, थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्ग यहां पर टप 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 करूंगा, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वीक यहां पर मौजूद है, तो स्ट्रॉन्ग फटाफट इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। और सपोज करो यह स्ट्रॉन्ग ले लिया और ऊपर ले लिया वीक, तो पता चला पूरी ब्यूरेट खत्म हो गई, ये न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ। इसमें जितना आपने बेस भरा था, वीक बेस जो भरा था, वो पूरा खत्म हो गया। पता चला स्ट्रॉन्ग एसिड यहां पर जो लिया है अपन ने, वो न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी अपन किसी भी एक वीक कंपोनेंट का टाइट्रेशन कराते हैं, तो वीक को कहां पर लेते हैं? कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। अब यहां पर अपन टाइट्रेशन किसका करा रहे हैं? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का करा रहे हैं। ठीक है। मतलब वीक एसिड को मैं कहां पर लूंगा? ब्यूरेट में या कोनिकल फ्लास्क में? कोनिकल फ्लास्क। इससे एडवांटेज क्या है? एक तो टाइट्रेशन जल्दी खत्म होगा, साथ ही साथ मेरे जो यहां पर ये सब्सटेंसेस हैं, ये कम यूटिलाइज होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया? यहां पर मैंने क्या ले लिया? वीक एसिड ले लिया। अच्छा मुझे बताओ, वीक एसिड का पीएच क्या होगा? 7 से तो कम ही होगा, है ना? पर थोड़ा सा ही कम होगा क्योंकि वीक है। मतलब मैं मान लू 6.5 है ना? वीक है ना यार, 6.5 है।
अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टप 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 करके NaOH को टपका रहे हैं। सर NaOH को टपका रहे हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। जब टपकाओगे तो धीरे धीरे करके 7 पे आएगा, और जैसे ही 7 पर आएगा तो 7 से 8 आएगा, और 8 से शू करके 11 पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या आप मुझे बता सकते हो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब मैं टाइट्रेशन कराता हूं तो इस टाइट्रेशन की पीएच रेंज क्या होती है? 6.5 से 11। ये बात समझ में आ रही है? और अगर इस रेंज को मैं अप्रोक्स कर दूं, अप्रोक्स, तो क्या मैं बोल सकता हूं 7 से 11? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 7 से 11 यहां पर टाइट्रेशन हो रहा है, पीएच 7 से 11 मूव कर रहा है, तो ये एसिडिक या बेसिक? ये रेंज कौन सी है? और बेसिक रेंज में एक्टिव कौन होंगे? एसिडिक इंडिकेटर। यहां पर एसिडिक इंडिकेटर कौन है? आंख बंद करके लिख दूंगा HPH। ये बात समझ में आ रही है? एक तरीका तो ये हो गया, कैसे पता करेंगे इंडिकेटर। दूसरा तरीका क्या है, मुझे एक बात बताओ, पीएच रेंज क्या है टाइट्रेशन की? 7 से 11। इसमें से सेलेक्ट कर दो कौन इसकी रेंज में आ रहा है, कौन पूरी की तरह पूरी फिट हो रहा है यहां पर इस रेंज में। ये HPH ही है, बस दोनों तरीके से बता दिया। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अगर मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन करता हूं, देखते जाना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या रखूंगा? वीक बेस रखूंगा। और वीक बेस का पीएच क्या होता है ये बता दो फटाफट। 7 से ज्यादा कितना? 7.5, है ना? 7.5। ओके ठीक है। अब मुझे बताओ ऊपर से क्या टपकाऊंगा? स्ट्रॉन्ग एसिड टप 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 करके टपकाऊंगा, मतलब ये 7 से कहां जाएगा? 7। और जैसे ही 7 आ जाएगा तो 6 आने में देरी नहीं होगी, और 6 से 3 आने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बता सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का जब मैं टाइट्रेशन कराऊंगा तो पीएच रेंज क्या होगी? 7.5 से 3। मतलब मैं कह सकता हूं 3 से 7.5, और थोड़ा सा अप्रोक्स कर लू, एडजस्ट कर लू इसको, तो क्या बोल सकता हूं? 3 से 7। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रेंज एसिडिक या बेसिक? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक रेंज में एक्टिव कौन से इंडिकेटर होते हैं? बेसिक कौन है सर? बेसिक है मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। ये बात समझ में आ रही है? और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, जिसको रटना होता है और ये वैल्यू रटी पड़ी है, तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो बिल्कुल पूरी की तरह पूरी इसमें फिट हो रहा है? ये दोनों हो रहे हैं। आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं वीक एसिड वीक बेस की, तो मुझे पीएच रेंज बता सकते हो कहां से कहां भागेगा? वीक एसिड वीक बेस है, मैं कह सकता हूं 6.5 से 7.5 बोल सकता हूं ऐसे। अब पता है, सुनना ध्यान से, इसका जब अपन टाइट्रेशन कराते हैं तो जो इंडिकेटर लेते हैं ना एक्चुअल में, वो मिक्स्ड इंडिकेटर लेते हैं। कौन से इंडिकेटर लेते हैं? मिक्स्ड इंडिकेटर लेते हैं। और अगर ऑप्शन में मिक्स्ड इंडिकेटर नहीं दे रखा है, एग्जामिनर आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा इंडिकेटर ढूंढना पड़ेगा जिसकी रेंज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस रेंज में लाई कर रही हो। एग्जैक्टली तो लाई नहीं करेगी, अगर एग्जैक्टली लाई करती तो मुझे मिक्स्ड इंडिकेटर की एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर एग्जामिनर जबरदस्ती पर आ गया है कि नहीं मुझे तो बताओ आप, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको यह पता करना है कि इस रेंज में मैक्सिमम वर्किंग पीएच किस इंडिकेटर की आ रही है। मैं कह सकता हूं फिनॉल रेड की आ रही है और किसी की नहीं आ रही है। पर क्या फिनॉल रेड की रेंज पूरी फिट हो रही है? नहीं, अपन जबरदस्ती फिट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? फिट नहीं हो रहा है पर फिट कर रहे हैं, ठीक है। फिनॉल रेड, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर है बात सभी को? फटाफट कॉपी करो, इंडिकेटर खत्म हो गया। अच्छा, ये टेबल तो याद करनी पड़ेगी, है ना? ये टेबल बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये टेबल याद हो गई और फटाफट आंसर पता लगाने हैं, क्योंकि सोचने में भी बहुत टाइम लगेगा, सोचने में घणो टाइम लगेगा। क्यों घणो टाइम लगेगा? आप क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अच्छा इसकी रेंज क्या होती थी? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक बेस शुरू होता है 7.5 से। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड तक जाएगा, मतलब 3 तक जाएगा, 3 से 7.5, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 3 से 7.5। फिर अगर 3 से 7.5 जाएगा तो इंडिकेटर, इंडिकेटर की रेंज, हाँ इंडिकेटर की रेंज सोचोगे आप, फिर आप फिर है करके मैच करोगे, फिर आ जाएगा आंसर। हाँ आ गया आंसर, ठीक है ना? क्या एक और बार बताऊं? अब मैं 1 मिनट में हो गया ये?
हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ, 1 मिनट में यार वो दिमाग पे डिपेंड करता है ना किसका कैसे चल रहा है। आप एक काम करना, अपने घुटने बिल्कुल मालिश करके आना है ना, फिर हो जाएगा 1 मिनट में। अरे इधर देखो, अब पता है क्या करना है, सुनना ध्यान से। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाइडेस्ट रेंज कवर कर रहा है। अगर इन तीनों की रेंज जोड़ दो ना तो ये रेंज आ जाती है, देख लो आप, है ना। मतलब ये क्या कर रहा है, वाइडेस्ट रेंज कवर कर रहा है, मतलब सारे इंडिकेटर यहां पर आ जाएंगे, जितने भी इंडिकेटर हैं सारे के सारे इसमें समा जाएंगे। पर बात होती है यहां पर, अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको क्या देखना पता है क्या है, वीक कंपोनेंट कौन है, एसिड। वीक कंपोनेंट कौन है पहले बताओ, एसिड है, एसिडिक इंडिकेटर, काम खत्म। एसिडिक इंडिकेटर कौन, HPH, काम खत्म। बात समझ में आ रही है। अच्छा यहां पर वीक कौन है, बेसिक इंडिकेटर होगा, काम खत्म। बेसिक इंडिकेटर कौन है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, खत्म। ज्यादा लफड़ा ही नहीं रेंज का। बात समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन करेंगे अपन फटाफट, रैपिड फायर राउंड चलेगा। अब आपको बस क्वेश्चन लिखना है और आंसर बताना है। क्वेश्चन लिखना है, ऐसे नहीं कि बस हाँ रैपिड फायर चल रहा है तो हम तो क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे। बोलूं फटाफट, आज चैप्टर भी खत्म करना है पता है आपको, चैप्टर भी खत्म कर देंगे आज अपन। ठीक है, क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो ना। हम्म, बोलूं। ये बोर्ड मिटाते ही मैं बोलने लग जाऊंगा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन लिखेंगे अपन, क्वेश्चन लिखेंगे। विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ, आपको फटाफट जवाब देने हैं। विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ HCN विद KOH, विद KOH। अरे पहले सोचो तो सही, टाइट्रेशन कौन सा है, फिर टाइट्रेशन की रेंज तो सोचो, फिर रेंज सोचने के बाद आप इंडिकेटर की रेंज तो सोचो, फिर ये सोचो कि यहाँ पर ये फिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आप एकदम से ऐसे बता रहे हो। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, वीक एसिड है। और अगर वीक है तो एसिड वीक है, मतलब एसिडिक इंडिकेटर खत्म, HPH आंसर होगा। चेक करता हूं मैं 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ, एक बात बता देता हूं मैं आपको, सुनना ध्यान से। अगर कोई ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऐसे वाले, थोड़ा सोचने का, मतलब नौटंकी करना पूरी, है ना, एक्टिंग करना है, एक्टिंग, है ना। मुझे पता है आप लोग बहुत बेस्ट एक्टर्स हो, है ना। तो आप थोड़ी सी एक्टिंग करना, फिर आंसर देना, और पता है एंड में क्या बोल देना, शायद यही होगा आंसर, है ना। पर मुझे फटाफट देना, विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर, विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ NH4OH, NH4OH विद HCl, क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज और, ये बात समझ में आती है। अच्छा मैं ऑप्शन देता हूं आपको, पहला ऑप्शन, अरे सुनो सही, पहला ऑप्शन HPH, दूसरा ऑप्शन NeOH, ये क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, तीसरा ऑप्शन फिनॉल रेड, चौथा ऑप्शन मिथाइलिन ब्लू, आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें ऑप्शन लिख लेना, HPH, MEOH, लिख लो ऑप्शन, लिख लो इस क्वेश्चन में, HPH, MEOH, फिनॉल रेड और मिथाइलिन ब्लू। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन MEOH, HPH, MEOH, फिनॉल रेड, मिथाइलिन ब्लू। थर्ड क्वेश्चन, विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ, which indicator is suitable for titration of HCN with NH4OH, क्या हो जाएगा आंसर,
फिनॉल रेड हो जाएगा। ठीक है यार, अभी तो जबरदस्ती करेंगे नहीं, ऑप्शन तो सुने ही नहीं आपने। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आपको मेरे सामने नहीं करनी है। विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर, विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ HCl विद KOH? ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन HPH, सेकेंड ऑप्शन MEOH, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन लिटमस पेपर। आंसर क्या होगा? फोर्थ कहां से होगा? लिटमस पेपर। बोथ, बोथ, अच्छा बोथ, हाँ बिल्कुल, हाँ थर्ड ऑप्शन बोथ। हाँ, फाइंड द pH ऑफ इंडिकेटर विच हैज 75% आयनाइज्ड। फाइंड द pH ऑफ इंडिकेटर, ये रैपिड फायर नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा pH का फॉर्मूला यूज करके। फाइंड आउट pH ऑफ इंडिकेटर which has 75% ionized form, which has 75% ionized form, 5% ionized form। यहां पर आपको pK दे रखा है 5, pK दे रखा है 5, फटाफट बताओ। pK दे रखा है 5, pKa है 5, आयनाइज्ड फॉर्म है 75%। अच्छा, आयनाइज्ड फॉर्म 75% है, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म 25%। क्या क्वेश्चन खत्म हो जाएगा? क्या आ रहा है आंसर? pH का फॉर्मूला बता दो। pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। pK कितना है? 5 प्लस लॉग, मैं बोल सकता हूं 75 अपॉन 25, तो ये हो गया log 3, 5 प्लस 0.48, 5.48। ये बात समझ में आ रही है? इंडिकेटर में किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, मैं डाल दूं ये सारा। नेक्स्ट यहां पर अपन बात करेंगे फटाफट सुनते जाना बस अब। सबसे पहले यहां पर अपन कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक देख लेते हैं। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, मॉड्यूल खोल लो। मैंने कहा था ना मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे अपन। मॉड्यूल के डिस्कशन की बात हुई थी, मतलब आपको मॉड्यूल लाना चाहिए। हाँ, बस रुक जाओ। क्वेश्चन पेज नंबर 160, पेज नंबर 160। अगर आपको लिखना है तो आप फटाफट लिख लेना इसको भी, वरना तो आपको मॉड्यूल आप खोल दीजिए। और मॉड्यूल में पता है क्या करना, आप क्या करना, अपने नोट्स पूरे बनाए हैं, है ना? ये जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे कि एसिड बेस थ्योरी हो गई, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, ये क्या करना आप अपने नोट्स में आप लिख लेना पेज नंबर 160 रेफर मॉड्यूल, ऐसे करके रेफर मॉड्यूल करके पेज नंबर 160। ठीक है, तो उसको वहां से पढ़ लेना आप, है ना? बिन फालतू लिखने से बिन फालतू टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, और बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है। ठीक है, और कुछ भी अगर मैं एडिशनल लिखवाता हूं तो आप मॉड्यूल में ये लिख देना, है ना? मैं आपको बता दूंगा मैं क्या एडिशनल लिखवा रहा हूं यहाँ पर। अगर मैं सबसे पहले बात करूं आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन की, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है, और हाइड्रिक से समझ में आ रहा है H+ की बात हो रही है, मतलब वो सॉल्यूशन जहां पर pH सेम हो, उन सॉल्यूशन को अपन आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब यहां पर क्या एक सॉल्यूशन की बात हो रही होगी? नहीं, एक से तो ज्यादा सॉल्यूशन की बात हो रही होगी, तभी तो अपन pH सेम बोल पाएंगे।
तो वो सोल्यूशन जहां पर पीएच सेम हो उन्हें अपन क्या बोलेंगे, आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन बोलेंगे। सभी की टेबल पे है ना मॉड्यूल? हाँ, जिन सॉल्यूशंस के लिए पीएच सेम हो उन्हें अपन क्या बोलेंगे, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो सॉल्यूशन का पीएच सेम है, दो सॉल्यूशन का पीएच सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं उनका H प्लस भी सेम होगा? बोल सकता हूं ऐसे में, अगर दो सॉल्यूशन का पीएच सेम है तो मैं बोल सकता हूं उनका H प्लस भी सेम होगा। तो मान लेते हैं मैंने वीक एसिड 1 और एक दूसरा वीक एसिड मैंने माना वीक एसिड 2। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा Ha1 से, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा Ha2 से, इसके कंसंट्रेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा C1 से, इसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करूंगा C2 से, इसके Ka को रिप्रेजेंट करूंगा Ka1 से, इसके Ka2 को रिप्रेजेंट करूंगा K2 से। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों सोल्यूशन मतलब Ha1 का सोल्यूशन और Ha2 का सोल्यूशन आइसोहाइड्रिक कब होंगे, जब इनके पीएच सेम होंगे। और अगर पीएच सेम है मतलब मैं कह सकता हूं इनका H प्लस का कंसंट्रेशन सेम होगा। ये बात समझ में आती है? और याद करो वीक एसिड के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? मैं कह सकता हूं अंडर रूट K1 इंटू C1 इज इक्वल टू अंडर रूट K2 इंटू C2। ये बात समझ में आ रही है? और यही कंडीशन है। क्लियर है बात सभी को? इसको आप और करके क्या लिख सकते हैं, K1 C1 इज इक्वल टू K2 C2। क्लियर है? अगर आपको बोल दे इफ N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 1 मोल, है ना, मेन कंडीशन तो यही है। मेन कंडीशन क्या है? मेन कंडीशन तो यही है। ठीक है, अब अगर आपको बोल दे N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इस कंसंट्रेशन को मैं लिख सकता हूं N बाई वी। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता अंडर रूट K1 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट K2 अपॉन V2? ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है क्या? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अगर अंडर रूट हटाना चाहूं हटा सकता हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं K1 अपॉन V1 इज इक्वल टू K2 अपॉन V2? क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं K1 V2 इज इक्वल टू K2 V1? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, इसमें किसी को डाउट? नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है? यहां पर भी अपन क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ही कर रहे हैं। यहां पर भी अपन क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे पता चला कंपैरिजन कर रहे हैं? क्योंकि वर्ड यूज कर रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ। वर्ड क्या यूज कर रहा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है कि एक एसिड दूसरे एसिड के कंपैरिजन में कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। एक एसिड दूसरे एसिड के कंपैरिजन में कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप मुझे बता सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वो अपन कैसे मेजर करते हैं? H प्लस और पीएच को देखकर। पीएच 1 वाला ज्यादा स्ट्रेंथ वाला एसिड होगा एज कंपेयर टू पीएच 2 एंड पीएच 3। अगर मैं कह दूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जिसका होगा ज्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगी ज्यादा। मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बोल सकता हूं ऐसे? तो ऐसे ही मैंने क्या करा, दो एसिड ले लिए। दो एसिड कौन कौन से ले लिए? वीक एसिड 1, वीक एसिड 2। इसको मैंने रिप्रेजेंट करा Ha1 से, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा Ha2 से। इसका कंसंट्रेशन मैंने माना C1, इसका कंसंट्रेशन मैंने माना C2, इसका अल्फा 1, इसका अल्फा 2, इसका K1, इसका K2। ठीक है, अब अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है, और कंपैरिजन भी कैसे करना है? रिलेटिव कंपैरिजन करना है। कैसे करना है? रिलेटिव कंपैरिजन। मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रेशियो में अगर अपन कंपेयर करें, स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड Ha1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड Ha2, क्या मैं बोल सकता हूं इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 2? सर ये कैसे बोल सकते हो आप? यहां तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन था। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं
ऐसे दो एक्सप्रेशन लिखूं और दोनों को डिवाइड करूं, तो क्या मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा सकता हूं? क्या हटा के कांस्टेंट ला सकता हूं? और अगर कांस्टेंट लेकर आ जाऊंगा तो ऊपर भी कांस्टेंट आएगा, नीचे भी कांस्टेंट आएगा और दोनों उड़ जाएंगे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? और मुझे एक बात बताओ, H प्लस का कंसंट्रेशन में क्या लिखता था? C अल्फा। तो मैं बोल सकता हूं C1 अल्फा 1। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? C अल्फा। C अल्फा कैसे लिखूंगा? C2 अल्फा 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, याद करो H प्लस का एक और फॉर्मूला था, वो रहा। मैं बोल सकता हूं अंडर रूट K1C1, और इसको मैं बोल सकता हूं अंडर रूट K2C2। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ये प्राइमरी कंडीशन है। प्राइमरी कंडीशन किसी भी जगह लगाते ना आंसर आएगा। और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये भी इसकी क्या है? प्राइमरी कंडीशन है, कहीं भी लगा देना। ये सेकेंडरी कंडीशन है। सेकेंडरी कंडीशन क्यों है? क्योंकि यहां पर अपन ने एक, आपने क्या कर दी? कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो मान लो अगर आपको बोल दिया जाए इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 1, C1 C2 क्या हो गए? 1 के बराबर हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड Ha1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड Ha2 इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H+1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+2। अब क्या लिखूं बता दो मुझे? अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, और क्या लिखूं? अंडर रूट K1 बाय K2। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। छोटी छोटी सी बातें थी, है ना? क्लियर है बात सभी को? मिटा दूं ये? कोई लिख रहा है क्या फटाफट? नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पॉली एसिडिक बेस और पॉली बेसिक एसिड की। ठीक है, अब ये आपको लिखना है। ठीक है, कॉपी खोल के लिखो, हेडिंग डालना पॉली एसिडिक बेस, कॉपी में लिखना ही है पॉली एसिडिक बेस, हेडिंग पॉली एसिडिक बेस। वो लिख लिया होगा आपने, है ना? ये भी लिख लिया क्या? अच्छा, हाँ, हेडिंग डालना पॉली बेसिक एसिड। पॉली एसिडिक बेस लिखा है ना आपने, है ना? उसमें लिख दो पॉली एसिडिक बेस एंड पॉली बेसिक एसिड, क्योंकि बताऊंगा मैं एक ही, है ना? ठीक है, अच्छा अब सुनो, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पॉली बेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस के बारे में मैंने आपको पहले वर्ड यूज करा था और बताया भी था। इसका मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, है ना? अच्छा, बेसिक एसिड मतलब ये क्या है? एसिड है। ठीक है, और इसके पास ये जो एसिड है, इसके पास क्या टेंडेंसी है? इसके पास टेंडेंसी है मेनी बेस को न्यूट्रलाइज करने की। बहुत सारे बेस को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी है, मतलब एक से ज्यादा बेस को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? पॉली बेसिक एसिड। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं, एक से ज्यादा OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी है। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा H3PO4। अब आप मुझे बताओ यहां पर इसकी बेसिसिटी कितनी है? बेसिसिटी कितनी है? 3 है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये 3 OH माइनस को साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो क्या कहलाएगा? पॉली बेसिक एसिड। ठीक है, अच्छा अभी आपने मुझे बताया यहां पर इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3 है। बेसिसिटी कितनी है? 3 है। यहां पर इसके 3 बफर के सेट बनेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी 3 है। तो क्या करूं? सुनना ध्यान से, देखो अभी तक अपन क्या करते हुए आ रहे थे, अगर कोई मुझे H3PO4 दे देता था तो मैं क्या करता था? H3PO4 की रिएक्शन करा रहा था कहां पर? एक्वस में, मतलब पानी में। और क्या करता था? क्या लिखता था मैं यहां पर? फटाफट बताओ फटाफट। 3H प्लस एक्वस प्लस PO4 माइनस 3 लिखता था, और बोल देता था इसका के क्या है? के है, ऐसे ही लिखता था ना। पर एक्चुअल में पता है क्या होता है? एक्चुअल में रिएक्शन होती ही नहीं है।
एक्चुअल में यहां पर सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है, एक एक करके H प्लस निकलता है, एक एक करके यहां पर आयनाइजेशन होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन। होता कैसे है, अगर मैं यहां पर बात करूं H3PO4 की, तो ये एक H प्लस निकालेगा, एक H प्लस निकाल के क्या बन जाएगा, ये क्या मैं बोल सकता हूं, H2PO4 माइनस, है ना भाई। इसमें से एक H प्लस निकला, अगर प्लस निकलेगा मतलब ये माइनस हो जाएगा, और एक H भी कम हो जाएगा, देखो हो गया। और देखो ये प्लस है ये माइनस है, मतलब अभी भी न्यूट्रल है। क्लियर है बात सभी को। तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, दैट इज Ka1, क्योंकि वीक एसिड है इसलिए Ka बोल रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से एक H प्लस और निकालूंगा, जब इसमें से एक H प्लस निकालूंगा तो ये हो जाएगा H2PO4 माइनस गिव्स H प्लस एक्वस प्लस, मुझे बताओ क्या लिखूं मैं लिख सकता हूं HPO4 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2। क्लियर है बात सभी को। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं HPO4 माइनस 2 गिव्स एक H प्लस दे देगा और प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PO4 माइनस 3, ये हो जाएगा Ka3। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर है बात सभी को। ठीक है, तो मुझे तो एक बात बता दो, इन तीनों के साथ ऐसा क्या करूं कि ये आ जाए, क्या कर दूं, ऐड कर दूं। अगर मैं ऐड कर रहा हूं मतलब मैं कह सकता हूं इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टी स्टेप मल्टीप्लाई। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं Ka इज इक्वल टू Ka1 मल्टीप्लाइड बाय Ka2 मल्टीप्लाइड बाय Ka3। ये बात समझ में आ रही है, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लिख रहे होंगे, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ माइनस लॉग ले लेता हूं, क्या ले लूं, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लूं, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं Pka इज इक्वल टू Pka1 प्लस Pka2 प्लस Pka3। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। अच्छा, जब इतना ही क्लियर है तो एक पॉइंट और सुनो, और अब सुनो ढंग से। यहां पर जो Ka1 होगा ना, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में। पर जो सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो कम होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ज्यादा है मतलब ये ज्यादा टूटेगा, अगर ज्यादा टूटेगा मतलब ज्यादा H प्लस देगा। ये बात समझ में आ रही है, अगर ये ज्यादा टूट रहा है मतलब मैं कह सकता हूं यहां से H प्लस निकालना आसान है। ये बात समझ में आ रही है। पर अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करूं तो ये क्या है, कम। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअल में, अगर मैं डेटा की बात करूं ये क्या होता है, कम होता है। कम क्यों है, कम इसलिए है, सुनना ध्यान से, कम का मतलब क्या होता है, कम इसलिए क्योंकि ये कम टूट रहा है, तभी के क्या होगा, कम होगा। अगर K2 कम है मतलब ये कम टूट रहा है, ये कम टूट रहा है मतलब H प्लस कम देगा। क्यों दे रहा है, रीजन सुनना, दो रीजन है। ये नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल से पॉजिटिव पार्टिकल खींचना, ये वही बात हो जाती है कि शेर के मुंह से आप शिकार निकाल रहे हो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। ठीक है, पहला रीजन। क्यों इतना मुश्किल क्यों होगा यहां से प्लस निकालना, अरे टमाटर प्लस और माइनस यहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, निकाल नहीं पाओगे, और अगर निकालोगे तो बड़ी मुश्किल से निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, कॉमन आयन इफेक्ट, ये निकालने की कोशिश भी करेगा पर ये जो H प्लस है ये इसको पीछे भेज देगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ऑल्दो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा पर बहुत कम लगेगा, बहुत कम। क्यों, क्योंकि आप खुद देखो कॉमन आयन इफेक्ट की कंडीशन मैंने बताई थी, एक स्ट्रांग होता है एक वीक होता है, पर यहां पर दोनों वीक है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये नहीं मौजूद होगा, होगा। क्या ये इसके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, करेगा। मतलब कुछ ना कुछ भले ही माइन्यूट सा असर करे पर करेगा जरूर। ये बात समझ में आ रही है, दो चीजें, दो इफेक्ट के कारण इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो आप मुझे बताओ ये तो लपक के कम होगा। ये बात समझ में आ रही है, मतलब मैं कह सकता हूं Ka1 इज ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। अगर ये ऐसी बात है तो मुझे एक बात बता दो, pKa1 किसके, pKa2 लेस देन। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। फटाफट लिखो, क्वेश्चन करेंगे अपन।
सर एक बात बोली थी आपने, भूल रहे हो आप। आपने कहा था इसकी बेसिसिटी 3 है, मतलब 3 बफर के सेट मिलेंगे। सर दिखाओ ना जरा, देखो इधर, सुनना। एक, क्या ये बफर नहीं है? कॉन्जुगेट दिख रहे हैं, है ना? दो, क्या ये बफर नहीं है? कॉन्जुगेट दिख रहे हैं। तीन, क्या ये बफर नहीं है? कॉन्जुगेट दिख रहे हैं, देख लो, एक H+ का डिफरेंस है। 3 बफर के सेट आ गए। शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है मॉड्यूल में, है ना? क्वेश्चन से पहले एक थ्योरी करा देता हूं मैं आपको, इसी से रिलेटेड है। चलो क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन के फॉर्म में ही बता दूंगा। लिख लिया ये? क्वेश्चन लिखेंगे, बोलू? इसमें लिखना फॉर 10⁻³ for 10⁻³ molar, for 10⁻³ molar H2S solution, for 10⁻³ molar H2S solution. First and second ionization constant are, first and second ionization constant are 10⁻⁻7 and 10⁻⁻13 respectively. 10⁻⁻7 and 10⁻⁻13 respectively. Find first concentration of H+ ion, second concentration of HS- ion, third concentration of S-2 ion, fourth pH of solution, fifth overall ionization constant. Fourth is pH of solution and fifth is overall ionization constant. क्या मुझे फिफ्थ का आंसर बता सकते हो? K किसके बराबर हो जाएगा? K1 मल्टीप्लाइड बाय K2। कितना आ रहा है आंसर? 10⁻⁻7 into 10⁻⁻13 is equals to 10⁻⁻20। ठीक है, पहले 4 पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, अब सुनना ध्यान से। ध्यान से देखना, और एंड में अपन एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, है ना? सुनना, अगर मैं H2S की बात करूं, H2S, इसको एक्वस में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? H+ प्लस HS- एक्वस। अब एक बात सुनना ध्यान से, सर आपको कैसे पता चला यहां पर H2S को एक एक करके तोड़ना है? क्योंकि K1 दे रखा है, K2 दे रखा है। अगर सिर्फ एक ही K देता तो एक साथ ही तोड़ देता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब HS- को भी तोड़ूंगा, तो जब HS- को तोड़ूंगा तो मैं कह सकता हूं ये क्या मिलेगा मुझे? H+ प्लस S-2 एक्वस। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। यहां पर मुझे क्या मिलेगा? K1, यहां पर मुझे क्या मिलेगा? K2। क्लियर है यहां तक बात सभी को? ठीक है, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये कितना है? C, तो ये होगा 0, ये होगा 0, है ना? मुझे पता है ये कुछ खत्म होगा, है ना? तो मैंने बोल दिया टाइम t इज इक्वल टू t पर ये खत्म हुआ A, ये मान लो ये खत्म हुआ X। ठीक है, तो ये बनेगा कितना? X, ये बनेगा कितना? X। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। और यहां पर अगर K1 की बात करूं तो कितना दे रखा है? 10⁻⁻7, और ये दे रखा है 10⁻⁻13। मुझे एक बात बताओ, अगर ये टूटेगा भी तो बहुत ज्यादा टूटेगा, बहुत कम? बहुत कम टूटेगा, क्योंकि आप देखो K कितना कम है।
और याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसी कुछ रेंज पड़ी थी, अगर 10⁻³ से कम होगा मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्टेंट तो बहुत कम टूटा है, ट्रेसेस में टूटा है। ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया टूटा भी, जितना भी टूटा ये टूटा एक्स और ये और एक्स, ये एक्स। ठीक है, अब जब सेकेंड रिएक्शन की बात आएगी तो मुझे बता सकते हो इसका अमाउंट कितना है? एक्स है इसका अमाउंट, है ना? तो एक्स से शुरुआत करूंगा मैं, है ना? इसकी शुरुआत कहां से करूंगा? एक्स से करूंगा। अब मुझे समझ में आता है ये भी टूटेगा, और अगर ये टूटेगा मतलब ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। तो ये बनेगा कितना? वाई। ये बनेगा कितना? वाई। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही है अलग अलग? अगर एक कंटेनर में हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे, है ना? पर कॉमन आयन इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों वीक है, तो वो तो इफेक्ट अपन हटा ही देंगे, है ना? ये देखेगा यार ये तो मेरे जैसे ही है, ये भी देखेगा यार ये भी मेरे जैसे हूबहू है, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, कहेंगे यार तुम तो मेरे जैसे दिखाई दे रहे हो, है ना? तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का डेटा एक्सचेंज कर लें, और तुम्हारा डेटा मैं अपने में जोड़ दूं और मेरा डेटा तुम अपने में जोड़ दो, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये भी हो जाएगा वाई प्लस एक्स। तो जैसे ही इनकी बातचीत खत्म हुई तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लग गए, यार हम दोनों भी एक दूसरे के जैसे लगते हैं, क्यों ना हम दोनों भी कुछ ऐसा ही कर बैठे जैसा ये करके बैठे हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब ये तो पागल बनाने वाली बात हो गई, है ना? अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, सुनना ध्यान से। एक ही कंटेनर में दोनों रिएक्शन हो रही है और दोनों इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है तो दोनों का इक्विलिब्रियम एक साथ आएगा, साथ साथ आएगा, और अगर एक का आएगा और दूसरे का नहीं आएगा तो दोनों का ही नहीं आएगा? क्यों बोल सकता हूँ? कैसे? नहीं समझ में आ रहा ना? सुनो ध्यान से, और मैंने लाइन तो बोल दी, इसको समझाना है मुझे। मैंने क्या बोला? अगर दोनों इक्विलिब्रियम एक ही कंटेनर में हो रहे हैं तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम साथ साथ आएगा, एक साथ आएगा, और अगर एक का नहीं आया तो दूसरे का भी आने नहीं देगा। सुनना क्यों? मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम आ गया, इसका इक्विलिब्रियम आ गया, इसका इक्विलिब्रियम आ गया। अगर इसका इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इन तीनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है सारी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। मतलब इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। और इसका इक्विलिब्रियम नहीं आया है, इसका आ गया है, इसका नहीं आया है। अगर इसका इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा? और अगर इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा तो इसको भी चेंज कर देगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और अगर इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो ये उसका भी कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं अगर इसका इक्विलिब्रियम आया है और इसका नहीं आया है तो इसका भी नहीं आया है, और अगर इसका आ गया है और इसका नहीं आया है मतलब इसका भी नहीं आया है। मतलब मैं कह सकता हूं अगर आएगा तो दोनों का एक साथ आएगा, साथ साथ आएगा, और अगर एक का आ गया दूसरे का नहीं आया तो किसी का भी नहीं आएगा। बोल सकता हूं ऐसे? ये बात समझ में आ रही है? और अगर इक्विलिब्रियम आ गया है, दोनों का एक साथ आया है, मतलब मैं कह सकता हूं इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा और इन दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम ही होना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक बात सभी को? ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आप मुझे बस एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले K1 लिखूं तो K1 क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S, यही लिखूंगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्या मैं वैल्यूज पुट कर दूं? अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय C माइनस एक्स। बोल सकता हूं ना ऐसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना? ठीक है, मुझे पता था। अब अजम्पशन लेंगे, क्योंकि जब भी मेरे से कैलकुलेशन नहीं होती है मैं अजम्पशन लेता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं K1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन K2? और अगर K1 बहुत बड़ा है K2 से, मतलब मैं कह सकता हूं ये टूटा बहुत कम होगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर ये टूटा बहुत कम है, क्या मैं y को नेगलेक्ट कर सकता हूं? तो आप मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं x इज वेरी 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 ग्रेटर देन y? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अच्छा मुझे एक बात बता सकते हो, थोड़ी देर के लिए मुझे बता सकते हो कि अगर मेरे से कोई पूछ ले यहाँ पर इस सिचुएशन पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई होगा। अगर कोई मेरे से पूछ ले यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस क्या होगा, तो मैं कहूंगा x माइनस वाई होगा।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये अजम्पशन मेरा लेना सही होगा? सही होगा या गलत होगा? सही होगा ना यार, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मतलब मैं कह सकता हूं x बहुत बड़ा होगा और y बहुत छोटा होगा। क्लियर है बात सभी को? अच्छा मुझे एक और बात बताना, k1 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ k1 की खुद की, ये खुद बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। ये खुद ही क्या है? बहुत छोटा। देखो 10⁻⁻⁷। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये c के कंपैरिजन में बहुत कम होगा? c के कंपैरिजन में ये क्या होगा? बहुत कम होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं थोड़ी बहुत अजम्पशन की, तो सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सब सर आप सभी उड़ा दिया, ये भी हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा और ये भी हटा दूंगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक सेकंड, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं k1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं x इज इक्वल टू अंडर रूट k1 इंटू सी? सर ये तो मैंने निकाला था, याद करो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट k इंटू सी। सर वही तो है ये, बिल्कुल वही है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं k2 की, ये एक फॉर्मूला आ गया। अगर मैं बात करूं k2 की, तो k2 का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं क्या मैं? k2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? h प्लस इंटू एस माइनस टू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस, वैल्यूज पुट कर दो। तो वैल्यूज जब पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। क्या थोड़े बहुत अजम्पशन ले सकता हूं? सर थोड़े बहुत ले कहां रहे हो आप तो पूरा ले रहे हो। अब एक बात बताओ, जब आपने k2 लिखा, ये हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स। आपने तो कुछ बचाया ही नहीं, y को बोल दिया k2 के बराबर, बिल्कुल सही है। अब फंडा सुनो, फंडा पता है क्या है? सुनना ध्यान से। अगर मेरे से कोई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछ ले, तो मुझे पता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर होगा? x प्लस वाई के बराबर होगा। पर y इतना छोटा है x के रिस्पेक्ट में कि मैं इस H प्लस को मैं किसके बराबर बोल दूंगा? x के बराबर, और x की वैल्यू है k1 इंटू सी। ये बात समझ में आ रही है? अगर मेरे से कोई पूछ ले यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस टू किसके बराबर होगा, यहां पर ऐसे कहो, कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एनायन, फर्स्ट एनायन कौन हो जाएगा? HS माइनस हो जाएगा। और HS माइनस का कंसंट्रेशन क्या मैं बोल सकता हूँ? x के बराबर है, और x की वैल्यू किसके बराबर है? k1 इंटू सी के बराबर है। अगर मेरे से कोई पूछ ले कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड एनायन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड एनायन है कौन? ये बताओ ना कौन है? S माइनस टू है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? y के बराबर। और y की वैल्यू किसके बराबर है? k2 के बराबर। ये पूरा फंडा है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं, सभी क्वेश्चन के लिए है वो। क्लियर है बात सभी को? क्या मुझे आंसर बता सकते हो? फटाफट बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये कहीं नहीं दे रखा है, लिखना पड़ेगा ये। लिख लिया? फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, इतना ज्यादा इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये रेयरली इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है? हाँ, अगर मेरे से कोई पूछे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इस क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट मैं बोल सकता हूं ये किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट k1 इंटू सी। k1 की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁷। c की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻3। ये हो जाएगा 10⁻⁻5। सेकंड अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस की, कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के बराबर ही होगा, ये भी हो जाएगा 10⁻⁻5। थर्ड अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? k2 के बराबर, ये हो गया 10⁻⁻13। और अगर मैं फोर्थ बात करूं pH ऑफ सोल्यूशन की, तो pH ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब आप खुद सोचो, सुनना ध्यान से एक मिनट, ये जो मैंने अजम्पशन लिए ना, ये बिल्कुल सही लिए, वैलिड लिए। क्यों नहीं है वैलिड? सुनना ध्यान से। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मैंने क्या बोला था? x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 10⁻⁻5।
और y की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻13। अब आप मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा ही है, क्या नेग्लेक्ट नहीं कर सकता? कर लूंगा। तो मैं कह सकता हूं pH आ जाएगा 5। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे। एम्फी प्रोटेक पता है क्या होता है? एम्फी प्रोटेक, एम्फी प्रोटेक जो एसिड की तरह भी एक्ट करे और बेस की तरह भी एक्ट करे, जो H प्लस दे भी सके और H प्लस ले भी सके, वाटर, NH3 HF, ले भी सकता है दे भी सकता है। एम्फी प्रोटेक या एम्फोटेरिक एक ही बात होती है ना? अलग अलग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन लिखेंगे एक। क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। पीएच ऑफ अच्छा इधर देखो, अगर एम्फी प्रोटेक या एम्फोटेरिक की बात करो तो इसका पीएच का जो फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? pK 1 प्लस pK 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? pK 1 प्लस pK 2 डिवाइडेड बाय 2। ये किसका फॉर्मूला मैंने बताया है? एम्फी प्रोटेक का। एम्फी प्रोटेक का अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लूं तो एम्फी प्रोटेक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaH2PO4। मुझे एक बात बताओ, क्या H प्लस दे सकता है? दे सकता है क्या ये? क्या ये ले सकता है? ले भी सकता है दे भी सकता है, इसलिए एम्फी प्रोटेक बोला है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? pK 1 प्लस pK 2 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन लिखना। pH ऑफ 0.1 मोलर, pH ऑफ 0.1 मोलर NaHCO3, pH ऑफ 0.1 मोलर NaHCO3, NaHCO3 इज इक्वल्स टू, मतलब pH ऑफ 0.1 मोलर NaHCO3 if K1 is equals to 4.5 into 10 to the power minus 7, K2 is equals to 4.5 into 10 to the power minus 11, pH of 0.1 molar NaHCO3 if K1 is equal to 4.5 into 10 to the power minus 7 and K2 is equals to 4.5 into 10 to the power minus 11, फाइंड करो क्या होगा?
क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या ये एम्फीप्रोटिक है? क्या ये एम्फीप्रोटिक है? क्या ये H प्लस दे सकता है? हाँ दे सकता है। क्या H प्लस ले सकता है? हाँ। H प्लस लेकर क्या बना देगा? H2CO3। H प्लस देकर क्या बना देगा? Na2CO3। मतलब मैं कह सकता हूं पीएच किसके बराबर हो जाएगा? pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताना, pK1 पर K1 दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 7 माइनस लॉग 4.5 प्लस इसको क्या लिखूंगा? 11 माइनस लॉग 4.5 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो गया? 18 माइनस लॉग 4.5 0.65 0.65 0.65 1.3, मतलब माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रही है? 8.35 ये आंसर है। हम्म, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सुनना एक और क्वेश्चन। सपोज करो, एग्जाम्पल, मुझे तो एक्सप्रेशन लिख के बताना। आपको निकालना है Na2HPO4 Na2HPO4 का पीएच निकालना है। आपको वैल्यू दे रखी है pK1 की, pK2 की, pK3 की। ये मान लो दे दी आपको x, ये दे दी y और ये दे दी z। फॉर्मूला क्या लिखूंगा? फॉर्मूला क्या लिखूंगा? कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा? सुनना ध्यान से। एक काम करो, सुनो, एक काम करो, जहां पर मैंने अभी आपको पॉली एसिडिक बेस बताया था, पोलर रिएक्शन, फटाफट सबसे पहले जहां लिखवाई थी मैंने, क्या यही सब्सटेंस था? क्या H3PO4 ही था? दे रखा है। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल एक मस्त वाली ट्रिक बता रहा हूं आपको, बिल्कुल मस्त वाली ट्रिक। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो क्या आप मुझे एम्फोटेरिक स्पीशीज बता सकते हो कौन होगी यहां पर? HPO4 माइनस, यही होगी। मुझे एक बात बताओ, HPO4 माइनस, मैंने H3PO4 को 3 स्टेप में तोड़ के लिखा था, 3 स्टेप में तोड़ के लिखा है। HPO4 माइनस कौन से स्टेप में आ रहा है? देखना जरा, सेकंड में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्वेश्चन खत्म हो गया। पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा pK2 प्लस pK3 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ रही है? और अगर इन जनरल मैं फॉर्मूला लिखूं, तो पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा pKn प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये तो फॉर्मूला हो गया, पर मैंने आपको ट्रिक बता दी है। एन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। क्या मुझे बता सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ, ये -2 है, क्या मुझे बता सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है एम्फीप्रोटिक स्पीशीज पे? 2। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। n+1 करोगे 3, तो pK2 प्लस pK3 डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? पर याद कैसे रखेंगे? जैसे मैंने बताया। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या लिखना चाहिए था? ये जो NaHCO3 आएगा, ये कौन कौन सी रिएक्शन में आएगा? फर्स्ट में भी आएगा, एक H प्लस देकर फर्स्ट में आ जाएगा ये, और इसको सेकंड में यूज करना पड़ेगा दूसरा H प्लस निकालने के लिए, तो 1+2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात सभी को? ठीक है यहां तक? एसिड बेस थ्योरी मॉड्यूल खोल लेना आप, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एसिड बेस थ्योरी, सिर्फ मैं लिखूंगा एसिड बेस थ्योरी। ये मैं डाल दूं, ये तो लिख लिया होगा, है ना? अरेनियस थ्योरी।
पेज नंबर कौन सा खोलोगे मॉड्यूल का? पेज नंबर 168, पेज नंबर 168, पेज नंबर 168। सुनो इधर, मैं आपको पूरी एसिड बेस थ्योरी बता रहा हूं, ठीक है? आपको करना क्या है, शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको करना क्या है, जो भी मैं पॉइंट लिखूं एक्स्ट्रा, वो आप नोट डाउन करोगे कहां पर? मॉड्यूल में, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जो भी मैं शॉर्ट में पॉइंट बता रहा हूं ना, उसको अंडरलाइन करते रहना या ऊपर स्टार मार्क करते रहना, ठीक है? सबसे पहली चीज, अगर मैं अरेनियस थ्योरी की बात करूं तो अरेनियस थ्योरी ही अपन ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है? तो अगर अरेनियस थ्योरी की बात करें, ये कहां पर एप्लीकेबल होती है? एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? अब सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं एसिड की, तो एसिड कौन होते हैं? एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस फ्री H प्लस आयंस। अरेनियस ने क्या बोला था? एसिड कौन होते हैं? जो फ्री H प्लस आयन प्रोड्यूस करें। तो आप मुझे बताओ, अपन बेस कौन पढ़ते थे? बेस कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस क्या करें? फ्री OH माइनस आयंस। नहीं तो बात है नहीं, यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ वाटर की, मुझे एक बात बताओ, जब अपन ने एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर पढ़ा था, तो वाटर को क्या बोला था? न्यूट्रल बोला था। क्या बोला था इसको? न्यूट्रल बोला। क्या एसिडिक बोला था? क्या बेसिक बोला था? क्या बोला था? न्यूट्रल। और यहां पर अरेनियस ने वाटर को किसकी तरह एक्ट कराया है? सॉल्वेंट की तरह एक्ट कराया है। मतलब अरेनियस ने वाटर को क्या बोला? न्यूट्रल बोला। और पूरी थ्योरी में किसकी तरह एक्ट कराया है? सॉल्वेंट की तरह एक्ट करा है, क्योंकि अरेनियस ने बोला था ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं यहां पर बात करूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अच्छा मुझे बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होती है? एसिड और बेस के बीच में। तो अरेनियस ने बोला था जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और वाटर प्रोड्यूस करेंगे, तो वो रिएक्शन कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? वाटर प्रोड्यूस करेंगे, तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड से मिलेगा H प्लस और बेस से मिलेगा OH माइनस, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की, तो मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कैसे करेंगे अपन? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस देखकर। तो क्या मैं कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? और अगर H प्लस होगा ज्यादा तो मैं कह सकता हूं K भी होगा ज्यादा, और अगर K होगा ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूं PK होगा कम। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं सेम चीज बेस के लिए बोल सकता हूं? स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर OH माइनस होगा ज्यादा तो Kb भी होगा ज्यादा, तो PK भी होगा कम। क्लियर है बात सभी को? एडवांटेजेस देख लें। अगर मैं यहां पर बात करूं अरेनियस थ्योरी के एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस, अगर एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे जबरदस्त एडवांटेज पता है क्या इस थ्योरी का? इस थ्योरी का सबसे जबरदस्त एडवांटेज ये है कि इन्होंने प्रैक्टिकली समझाया था एसिड बेस होते कौन है। इन्होंने प्रैक्टिकली समझाया था कि एसिड बेस होते कौन है। जितना भी अपन ने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, इसमें अपन ने कैलकुलेट क्या करा? क्या पीएच कैलकुलेट नहीं करा? और अगर पीएच अगर लैब में जाके कैलकुलेट करें, क्या प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मतलब इन्होंने प्रैक्टिकली पीएच कैलकुलेट करना बताया, पीओएच कैलकुलेट करना बताया, H प्लस कैलकुलेट करना बताया, OH माइनस कैलकुलेट करना बताया, साथ ही साथ के कैलकुलेट करना बताया, केबी कैलकुलेट करना बताया, केएच कैलकुलेट करने बताया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताया। या तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन भी कराया था मैंने। प्रैक्टिकली इन्होंने एसिड और बेस को एक मीनिंग दी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। पर अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज क्या है? पहला तो डिसएडवांटेज मैंने पहली लाइन में ही लिख दिया, ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? एप्लीकेबल कहां पर है? एक्वस सॉल्यूशन ओनली। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी नहीं समझा पाते हैं। क्यों कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी नहीं समझा पाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस
थ्योरी नॉट एक्सप्लेन्ड। मुझे समझा सकते हो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये? सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करूं NH3 की और NH4+ की, क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। NH3 को आप पता है कैसे देखो? NH4OH की तरह देखो, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये H+ गेन करेगा तो क्या ये नहीं बना देगा? बना देगा। तो अब आप मुझे बताओ, NH3 अगर H+ ले रहा है, NH3 अगर H+ ले रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये है कौन? एसिड या बेस? कौन है ये बेस है। अरेनियस ने क्या बोला था? बेस तो वो होते हैं जो OH- दे। तो क्या ये अरेनियस के अकॉर्डिंग, तो क्या ये अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस हुआ? नहीं। मतलब क्या ये जो थ्योरी है अरेनियस समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर NH3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इसके कॉन्जुगेट एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी ये समझा नहीं पाए थे। और तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? अप्रोटिक एसिड। दुनिया में हर एसिड वो एसिड नहीं होता है जो H+ दे। ऐसे भी बहुत सारे एसिड होते हैं जो H+ नहीं देते हैं पर फिर भी अपने आप को एसिड बोलते हैं, दैट इज CO2, AlCl3। याद करो ये लोएस्ट एसिड है, लोन पर लेगा। तो क्या ये एसिड नहीं है? है। क्या ये एसिड नहीं है? है। क्या ये H+ देगा? नहीं देगा। क्या अरेनियस समझा पाएगा ये एसिड है? नहीं। डिसएडवांटेज। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरी आ रही है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस। पहला, अगर मैं एक बात बताऊं, अच्छा मजेदार बात बताऊं, यहां पर बेसिकली पता है हुआ क्या था? अरेनियस भी आया था, ब्रॉन्स्टेड भी आया था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी दोनों आए थे, है ना? अब हुआ क्या था, इन्होंने तो अपनी थ्योरी दे दी, पर जब ब्रॉन्स्टेड और लॉरी आए, ये दोनों अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट थे। मजेदार बात यह है, अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट थे, अलग अलग इन्होंने वर्क करा, अलग अलग इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, अलग अलग इन्होंने थ्योरी लिखी। पर मजेदार बात पता है क्या हुई? जब ये थ्योरी प्रेजेंट करना है तो साथ साथ आ गए। मतलब काम सब चीज अलग अलग कर रहे थे, पर फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब ये इन्होंने थ्योरी सबमिट करी, प्रेजेंट करी, तो दोनों आए, साथ साथ आए और दोनों की थ्योरी मैच कर गई। काम अलग अलग करा था पर थ्योरी सेम मैच कर गई। इसलिए नाम क्या दे दिया गया? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। है अलग अलग कंट्री के। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की बात करूं, सबसे जबरदस्त एडवांटेज ये है कि आप यहां पर एसिड और बेस किसी भी सॉल्वेंट में एक्सप्लेन कर सकते हो, ना कि सिर्फ वाटर में। वाटर के अलावा कोई सा भी सॉल्वेंट ले लो, एप्लीकेबल इन ऑल सॉल्वेंट। अब अगर मैं यहां पर बात करूं एसिड की, तो इन्होंने जो एसिड बेस थ्योरी लिखी ना, वो किस बेस पे लिखी? एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पर। एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एसिड H+ लेगा या देगा? डोनेट H+। तो आप मुझे बताओ बेस क्या करेगा? H+ लेगा या देगा? एक्सेप्ट H+। मतलब बेस की टेंडेंसी क्या होगी? H+ को एक्सेप्ट करने की होगी। एसिड की टेंडेंसी क्या होगी? H+ को डोनेट करने की होगी। अगर मैं यहां पर बात करूं, कोई मेरे से पूछ ले, क्या सर न्यूट्रल स्पीशीज, क्या सर न्यूट्रल स्पीशीज एसिड हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे? H2S, H2SO4। क्या ये H+ नहीं देगा? देगा। क्या ये H+ नहीं देगा? देगा। मतलब क्या मैं इनको ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या एनायन एसिड नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ ये वाला ऊपर वाला ही ले लो ना यार, HS-, HSO4-। मुझे बताइए H+ नहीं दे सकता क्या? दे सकता है। क्या ये H+ नहीं दे सकता क्या? दे सकता है। मतलब एसिड होगा। और कौन सा एसिड होगा? Bl एसिड होगा। समझ लो ना Bl कौन है? हाँ ब्रॉन्स्टेड लॉरी, है ना? बाबूलाल नहीं है ये। अच्छा अगर कैटायन की बात करूं, कैटायन, कैटायन H3O+, क्या ये H+ नहीं देगा? देगा। NH4+, क्या ये H+ नहीं देगा? देगा। एसिड होगा। एक यहां पर स्पेशल कैटेगरी आती है एसिड की, ध्यान से देखना।
Fe H2O6 प्लस 3 प्लस वाटर। अगर मैं इसको पानी में डालूंगा, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो पता है क्या बनेगा? सुनना ध्यान से। अगर मैं वाटर की बात करूं, है ना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। थर्ड अपन बात करते हैं नेचर ऑफ वाटर। नेचर ऑफ वाटर, इन्होंने पता है वाटर को क्या बोला? भाई अरेनियस ने तो वाटर को क्या बोला था? न्यूट्रल, है ना? क्या बोला था? न्यूट्रल। और किसकी तरह एक्ट कराया था? सॉल्वेंट की तरह। पर अगर मैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बात करूं तो इन्होंने वाटर को बोला था एम्फोटेरिक, एम्फीप्रोटिक। अभी बताया था कौन होते हैं ये? जो H प्लस दे और जो H प्लस ले, जो एसिड की तरह भी एक्ट करें और बेस की तरह भी एक्ट करें। क्यों सर एसिड बेस की तरह कैसे एक्ट कर रही है? क्योंकि मुझे बताओ ये थ्योरी क्या कहती है, जो H प्लस ले रहा है वो एसिड या बेस, और जो H प्लस दे रहा है वो, ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर ये जो वाटर है ये एम्फीप्रोटिक की तरह एक्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब वाटर एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब मेरी एक बात सुनना, यहां पर देखना। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स आयन की बात करूं तो एक कॉम्प्लेक्स आयन पता है क्या करेगा? H प्लस देगा। और अगर ये H प्लस देगा, क्या ये H प्लस लेने की टेंडेंसी रखता है? हाँ रखता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? ये क्या है? एम्फीप्रोटिक। H प्लस ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखना यहां पर, ये कन्वर्ट होगा Fe। अगर ये H प्लस देगा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक H2O तो खत्म, 5 इंटैक्ट रहेंगे, एक H2O निकल जाएगा ना इसमें से। और अगर एक H2O निकल गया और उसमें से एक H प्लस हटा देता हूं तो बचेगा कौन? OH, ये बचेगा। अगर H प्लस यहां से गया तो बोल सकता हूं +2 आ जाएगा, प्लस H3O प्लस होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? क्या मैं सेम चीज AgH2O2 प्लस प्लस H2O के लिए बोल सकता हूं? क्या लिखूंगा बता दो मुझे, बस एक बार फटाफट बता दो, फटाफट। AgH2O OH ऊपर हटा दू प्लस H3O प्लस। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो ये भी क्या होते हैं? एसिड होते हैं। क्यों एसिड होते हैं? क्योंकि H प्लस देने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, फोर्थ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो इन्होंने क्या बोला था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है? क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? किसके बीच में रिएक्शन हो? एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, मुझे एक बात बताओ, अगर एसिड क्या देगा? H प्लस देगा, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कॉन्जुगेट मिलेगा? अगर मैं एसिड ले लूं, क्या ले लूं? HCl ले लूं। अच्छा बेस क्या ले लूं? NaOH ले लूं। तो मुझे बताओ मिलेगा क्या? NaCl मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। अरे बात समझ में आती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं कह सकता NaCl मिलेगा तो यहां से मुझे Cl माइनस मिलेगा? बोल सकता हूं। और मुझे यहां पर क्या मिलेगा? और मुझे क्या मिलेगा? Na प्लस मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, इसने जब H प्लस दिया तो ये क्या हुआ? एसिड। और अगर एसिड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट वीक बेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मैं यहां पर बात करूं, अरे देखो ना यार, एक H प्लस का डिफरेंस है। अगर यहां पर ये क्या है? बेस है। बेस क्या कहता है? H प्लस लेता है। H प्लस लेगा तो ये बनेगा NaOH2 प्लस। वाटर हटाओगे तो Na प्लस रह जाएगा। तो ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस है। मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा? वीक कॉन्जुगेट वीक एसिड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है? एसिड। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक एसिड। ये बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दी थी कॉन्जुगेट एसिड बेस की थ्योरी। क्लियर है बात सभी को? यहां तक इसको डाउट है तो बोलो। क्लियर है यहां तक? अगर मैं यहां पर इनके एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा, सारे सॉल्वेंट में एप्लीकेबल है। दूसरा बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? इन्होंने H प्लस की स्टेबिलिटी बताई थी।
H प्लस की स्टेबिलिटी कैसे बताई, देखना यहां पर एडवांटेज, स्टेबिलिटी ऑफ H प्लस कैसे बताया। मुझे एक बात बताओ, OH माइनस H प्लस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मैं कह सकता हूं H3O प्लस बनाएगा, बोल सकता हूं ऐसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, H प्लस ज्यादा स्टेबल होता है या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात समझ में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको पता है समझाता कौन है, पॉसिबल तो है पर इसको अरेनियस नहीं समझा पाया था। क्यों नहीं समझा पाया था, सुनना ध्यान से। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, वाटर क्या है, एम्फीप्रोटिक, मतलब ये एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। अब आप मुझे बताओ ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है या दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये क्या हुआ, बेस हुआ। अब आप मुझे बताओ बेस की डेफिनेशन अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या थी, जो OH दे, क्या अरेनियस के अकॉर्डिंग ये बेस है, नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी किसने समझाई थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने समझाई थी। बात समझ में आ रही है, किसने समझाई थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला था ये बेस होता है और अगर ये बेस होता है तो इसके पास H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है और अगर ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा और ये स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा एडवांटेज, डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज पहला ये रहा, ये भी नहीं समझा पाई ये एसिड होते हैं। क्यों क्यों, यहां पर ये H प्लस दे सकते हैं क्या, ये H प्लस दे सकते हैं क्या, नहीं, नहीं समझा पाए, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज, इनकी थ्योरी से कोई भी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, इनकी थ्योरी से आप पीओएच नहीं निकाल सकते, पीएच नहीं निकाल सकते, पीकेबी, जो जितनी भी अपन ने कैलकुलेशन करी, केएच की कैलकुलेशन करी, केबी सबकी कैलकुलेशन करी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है इसकी। प्रैक्टिकली इन्होंने एसिड और बेस नहीं समझाए थे, ये डिसएडवांटेज है। ये बात समझ में आ रही है। और याद करो अब लास्ट थ्योरी रह गई लुईस एसिड बेस, ये अपन पढ़ रखे हैं इनऑर्गेनिक में, क्लियर बात सही को, है ना। अब आगे आते हैं, कुछ सॉल्वेंट दे रखे हैं, कुछ सॉल्वेंट दे रखे हैं सॉल्वेंट, है ना। कौन से पेज पे दे रखे हैं, पेज नंबर 171, है ना। इसको भी यहीं पे पढ़ लेते हैं, देखो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर नाम जो दे रखे हैं ना, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं काम नहीं आते पूरे चैप्टर में, और अगर आप मॉड्यूल भी सॉल्व करोगे ना तब भी काम नहीं आएंगे, बस मतलब पता होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है प्रोटोजेनिक। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोटो मतलब प्रोटॉन, जेनिक मतलब जनरेटर, प्रोटॉन जनरेटर, जो प्रोटॉन को क्या करे, जनरेट करे, वो प्रोटोजेनिक कहलाते हैं। और यहां पर बात किसकी चल रही है, सॉल्वेंट्स की चल रही है, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को जनरेट करे उन्हें प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रोटोफिलिक, सर ये फिलिक कहीं सुना था, हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक, लायोफोबिक, फिलिक मतलब लविंग, है ना। अब ये किसको लव कर रहा है, आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटॉन लविंग, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अप्रोटिक, अप्रोटिक एसिड के बारे में बताए, ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब तो सेम ही रहेगा, वो सॉल्वेंट जो H प्लस नहीं दे पाए, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है एम्फोलाइट, ये काम की चीज है, ये बहुत लपक के काम की चीज है, ठीक है। एम्फोलाइट क्या होते हैं, 2004 एम्स में क्वेश्चन पूछा था यहां से, एम्फोलाइट, एम्फोलाइट, एम्फोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पहले डायग्राम बना लेता हूं, स्ट्रक्चर बना लेता हूं, NH2 CH2 COOH, सुनना ध्यान से, पूछा सिर्फ एक बार ही गया है पर पूछा गया था, है ना। सुनना, ये क्या होता है, ग्लाइसिन होता है ये, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में होता है, ज्विटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब सुनते जाना, थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे आप ये, है ना। मुझे एक बात बताना, सुनना, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ये COOH दिखाई दे रहा है ना, क्या ये H प्लस नहीं दे सकता, दे सकता है। क्या ये H प्लस नहीं ले सकता, ले सकता है। अब एक बात मुझे बताओ, जब एक ही मॉलिक्यूल में ऐसी टेंडेंसी हो कि एक पार्ट तो क्या दे रहा हो, H प्लस दे रहा हो, और दूसरा पार्ट क्या ले रहा हो, H प्लस ले रहा हो, उसे अपन बोलते हैं एम्फोलाइट,
मतलब ये अपना H प्लस किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर ये H प्लस आ जाएगा, अगर H प्लस आ जाएगा तो ये NH3 प्लस हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा, CH2 के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, और ये C माइनस मिल जाएगा। अभी भी देख लो चार्ज न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। ये क्या कहलाएगा, ज़्विटर आयन। इसका पीएच पूछ लिया था एग्जामिनर ने। क्वेश्चन लिखो, एक बार ही पूछा गया था। क्वेश्चन लिखेंगे अपन। बोलूं तो फिर लिखो। What is the pH of 0.01 molar? What is the pH of 0.01 molar? What is the pH of 0.01 molar? Glycine solution. Glycine solution. For glycine, Ka1 is equals to. For glycine, Ka1 is equals to 4.5 into 10 to the power minus 3. 4.5 into 10 to the power minus 3. And Ka2 is equals to 1.7 into 10 to the power minus 10. And Ka2 is equals to 1.7 into 10 to the power minus 10 at 298 Kelvin. सर कैसे निकालें? For ampholyte solution pH is equals to pKa1 plus pKa2 divided by 2. फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये लिख लेना स्टार मार्क करके। चांद सितारे तारे सब लगा लेना यहाँ पर। क्या आंसर आ जाएगा? निकालो फटाफट आंसर। K1 दे रखा है, क्या पीके डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं? पीके क्या हो जाएगा? पीके क्या हो जाएगा? 3 माइनस लॉग 4.5। अच्छा pK2 क्या हो जाएगा? 10 माइनस लॉग 1.7 डिवाइडेड बाय 2। करो इसको सॉल्व। क्या रहा आंसर? 6.07। ऐसे ही करा है, 0.21 ही लिया था। कितना आ रहा है ये? 6.07। ठीक है, ऑप्शंस बताओ मैं आपको। ऑप्शंस बताओ, ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन था 3, सेकंड ऑप्शन था 10, थर्ड ऑप्शन था 6.1 और फोर्थ ऑप्शन था 7.2। 6.1। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? कैसा क्वेश्चन हो जाएगा? ठीक है, एम्स 2004, एम्स 2004 में पूछा था ये, बहुत पहले पूछा गया था, है ना? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज रह गई बस, है ना? लास्ट टॉपिक रह गया। एक काम करो, सब पढ़ा रहा हूं, सब 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 सब। पेज नंबर 171। सर एक बात बताओ, ये कुछ दिखाई दे रहा है मुझे पेज नंबर 171 में, ये तो आपने बताया नहीं। लो सुन लो एक मिनट, बहुत बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, नहीं समझ में आती, छोड़ के जाना पड़ता है। ये मैं टार दूं ना? अब आप देखो यहां पर हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, यहां पर लिखा होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये पूरी सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी ताकि नीचे वाले एग्जाम्पल हमें समझ में आ सके। नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, किसी टॉपिक के नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ वो एग्जाम्पल उसी टॉपिक के होंगे? तो कॉमन सेंस वाली बात है, सामान्य ज्ञान है ये तो, है ना? मतलब मुझे ये पूरे याद रखनी पड़ेगी सीक्वेंस, तभी जाके ये नीचे वाले एग्जाम्पल समझ में आएंगे, है ना? अब ये सीक्वेंस पता है क्या बता रही है? ये सीक्वेंस
इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रही है एसिडिक नेचर का। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? HClO4 की। फिर किसकी होती है? HI की। उससे कम किसकी होती है? HBr की। ये दे रखा है आपको। और मजेदार बात यह है कि आपकी ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है, और अगर ऑर्गेनिक खत्म हो गई है मतलब मोस्टली ये सारे आपको बता दिए गए होंगे। जब आपने नेम रिएक्शन करी होगी, मैकेनिज्म कराए गए होंगे, तो ये सारे बताए गए होंगे, है ना। अब ये आपको याद बाय डिफॉल्ट होगी, है ना। बिल्कुल होगी, याद करो, ताजी ताजी पड़ी है ना। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मुझे एक चीज समझ में आती है, आपको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ये मान के चल रहा हूं मैं, है ना। अगर ये याद नहीं हुई सीक्वेंस, तो ये एग्जाम्पल याद नहीं होंगे, है ना। एग्जाम्पल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। तो सर क्या हमें सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी? सर इतना लंबा गाना? नहीं 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 नहीं। सुनना ध्यान से, सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। याद करो, ऐसे कुछ आयनिक क्रिस्टल में 4 पॉइंट बताए थे, पूरी टेबल खत्म हो गई थी, है ना। सिर्फ यहां पर 3 पॉइंट बताऊंगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। ये लीजिए। अच्छा इधर देखो, अब यहां पर अपन को पता है क्या करना है। अपन को यहाँ पर एसिड भी पहचानना है, बेस भी पहचानना है, उनका नेचर भी पहचानना है। नेचर मतलब स्ट्रांग है या वीक है, ये सब पहचानना है। ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस दे रखी है ना, ये दे रखी है कि स्ट्रांग कौन होगा, वीक कौन होगा। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहला एग्जांपल देखो, HCl दे रखा है ना। अरे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में देखो, HCl दे रखा है, और फिर दे रखा है वाटर। तो ये टेबल पता है क्या बताना चाह रही है? मुझे बताओ, HCl ऊपर ऊपर या नीचे नीचे? ऊपर ऊपर, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अच्छा अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर देखो पहले पहले ही आ रहा होगा, पहले पहले ही आ रहा होगा या बाद बाद में आ रहा होगा? देखो कहां आ रहा है, कहां पर आ रहा है सर? आखिरी आखिरी में आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब पीछे से पहले पहले आ रहा है, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अरे बात समझ में आ रही है? पीछे से स्टार्टिंग में आ रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब आप देखो, HCl को क्या बोल दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड। H2O को क्या बोल दिया? स्ट्रॉन्ग बेस। Cl माइनस क्या हो जाएगा? वीक बेस। और H2O क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ H2O क्या हो जाएगा? हाँ HCO प्लस क्या हो जाएगा? वीक एसिड। मतलब टेबल का यूज समझ में आ रहा है आपको? HCl स्ट्रॉन्ग पता करने में मदद करेगा, H2O स्ट्रॉन्ग बेस पता करने में मदद करेगा। मतलब ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। टेबल की तो एप्लीकेशन तो समझ में आ गई ना, है ना। अब इधर समझना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, ट्रिक बता रहा हूं, देख लो इधर डायरेक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आप पहचानो एसिड कौन है, बेस कौन है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं कि मैं देख लूंगा सर देखो ये एसिड होता है हमेशा, तो इसको एसिड ही बोलूंगा। ये बेस होता है हमेशा, इसको मैं बेस ही बोलूंगा। ऐसे मत कर लेना कभी। बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं सर ये तो एसिड होता है, ये बेस होता है ना। गड़बड़ हो जाएगी। सर ये एसिड होता है, ये भी एसिड होता है, तो बेस किसको बोलूं? ये ऐसी हरकतें मत कर लेना, लापरवाही, ये लापरवाही होगी फिर आपकी। एसिड और बेस कैसे पहचानेंगे? जो H प्लस दे वो, और जो H प्लस ले वो। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताए, यहाँ पर CH3COOH है, ये क्या कर रहा है? इसने H प्लस लिया या दिया? लिया। अगर लिया मतलब ये क्या कहलाएगा? बेस। ये बेस हो गया। लापरवाही करके मत जवाब देना। ये बात समझ में आ रही है? ये HCl है, इसने H प्लस लिया या दिया?
दिया, मतलब ये क्या हो गया? ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बेस तो इसका कॉन्जुगेट एसिड। अरे स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में तो पता ही नहीं है। अरे स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में थोड़ा पता है, अभी तो मुझे एसिड बेस के बारे में पता है। ये कौन है? एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, यहां पर भी क्या बता सकते हो, है ना, बाद में बताएंगे। अब मुझे स्ट्रॉन्ग और वीक पता करना है। पहला पॉइंट सुनना ध्यान से। यहां पर जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है, पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है? HCl और वाटर दे रखा है। वाटर पता है कौन है? वाटर। पहला पॉइंट वाटर के बारे में। वाटर बिल्कुल भोला है। जैसे भोले भंडारी होते हैं ना, भोले भंडारी समझते हो ना कौन होते हैं? भगवान भोले भंडारी जी, है ना। वो बिल्कुल भोले टाइप के होते हैं। अगर आप उनकी तपस्या करोगे तो दुश्मन को भी वो वरदान दे देते हैं, राक्षस को भी वरदान दे देते हैं, देवता को भी वरदान दे देते हैं। पता होगा ना यार आपको, राक्षस को वरदान दिया था उन्होंने, है ना। जैसे अगर बात करें, रावण को वरदान दिया था उन्होंने, है ना। वैसे रावण मतलब खराब नहीं था, बहुत अच्छा टाइप का इंसान था, बहुत ही जबरदस्त था। पर उसने एक कर्म बहुत खराब कर दिया था, और वो इतना खराब करा कि वो पूरा बदनाम हो गया, है ना। पर बहुत जबरदस्त इंसान था, मतलब भगवानों से भी ज्यादा ताकत थी उसके पास। अच्छा इंसान था, बहुत तपस्वी था, बहुत भयंकर वाला भक्त था भोलेनाथ का। पर भोलेनाथ ने ये थोड़ा ना देखा यार ये तो राक्षस टाइप का, इसको मैं दूंगा नहीं वरदान, ऐसे थोड़ी ना देखा। जिसने तपस्या करी, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है भाई, वो तो दे देते हैं। तो ये वाटर है ना, ये भोला है, जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। अब आप मुझे बताओ, वाटर यहां पर HCl के साथ है। अब सिर्फ HCl के बारे में सोचो, क्या HCl वो अपनी हिट लिस्ट में आता है, स्ट्रॉन्ग वाली लिस्ट में आता है? क्या HCl का नाम पुलिस स्टेशन में लिखा हुआ है? बताया था ऐसा कुछ? स्ट्रॉन्ग है। HCl के साथ वाटर को रखोगे, वाटर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? और HCl के साथ वाटर को रखा तो HCl स्ट्रॉन्ग, तो वाटर भी स्ट्रॉन्ग। सिर्फ स्ट्रॉन्ग वीक की बात कर रहा हूं मैं। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर आपने वाटर को एसिटिक एसिड के साथ रख दिया, एसिटिक एसिड कौन है? वीक है, तो वाटर भी वीक। बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, एसिड के साथ अगर बेस आ जाए, एसिड के साथ क्या आ जाए? बेस आ जाए। सुनना ध्यान से, इस एसिड और इस बेस की बात नहीं कर रहा हूं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं पता है इस बेस को लिखे हुए और इस एसिड को लिखे हुए की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं। ये तो अपन देख रहे हैं कि रिएक्शन में ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, पर होता कौन है ये? एसिड। इस एसिड की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस एसिड की बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर एसिड और बेस आपको साथ साथ दिख जाए, तो आप मुझे बताओ ये दोस्त होते हैं दुश्मन? बहुत लपक के दोस्त होते हैं यार, बहुत लपक के दोस्त होते हैं। एसिड क्या करना चाहता है? H+ चिपकना। एसिड क्या करना चाहता है? H+ देना चाहता है। कोई लेने वाला मिल गया तो ये दे देगा, कोई H+ लेने वाला मिल गया तो ये दे देगा। और बेस कौन है? H+ लेना चाहता है, कोई देने वाला मिल गया तो ये ले लेगा। ये बात समझ में आ रही है? लपक के दोस्ती होती है, भयंकर वाली। साथ साथ घूमते हैं, एक साथ घूमते हैं, देगा ये लेगा, है ना। अब सुनना ध्यान से, सुनना। एसिड और बेस दिख जाए, दोस्त होता है। फिर जब दोस्त होते हैं ना, तो भले ही कमजोर क्यों ना हो, ताकतवर हो जाते हैं। भले कमजोर हो, अंदर से बिल्कुल टूटे पड़े हो, पर दिखाएंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे में बहुत स्टेमिना है। ये H+ देना चाहता है और ये लेना चाहता है। बात समझ में आ रही है ना? जब भी एसिड और बेस साथ साथ दिख जाए, दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट, ये अपने लैंग्वेज में लिख लेना। बात समझ में आ रही है ना? अपने वर्ड्स में जाके जरूर लिखना। अगर एसिड और एसिड मिल गए, मुझे बताओ वो एसिड एसिड है क्या? है या नहीं है? क्या ये एसिड है? क्या ये बेस है? हाँ, एसिड बेस का मिक्सचर है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, वो अलग बात है, ये रिएक्शन में किसकी तरह एक्ट कर रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। पर जब एसिड एसिड मिल जाते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, एक स्ट्रांग होगा, बट नेचुरल सी बात है, एक वीक होगा।
अब सपोज करो एक पहलवान है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, है ना, और एक बहुत बिल्कुल मकड़ी टाइप का, मेरे टाइप का जैसा, है ना, मैं ही हूं, है ना। एक पहलवान खड़ा है और मैं हूं, है ना, हम दोनों सामने, वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं। ये आएगा, पिटाई करेगा मेरी, है ना, बट नेचुरल सी बात है, ये मेरी क्या करेगा, पिटाई करेगा। ठीक है, अब ये तो पहलवान है ना, भागवान नहीं है, पहलवान है ये। ये क्या करेगा, ये पिटाई करेगा मेरी। अब भले ही मेरी पिटाई करेगा, मुझे पता है जीतेगा भी है, पूरी दुनिया को पता है यही जीतेगा, पर यार ये 10 मुक्के मारेगा, कम से कम मैं 2 तो मारूंगा। यार इतना तो करूंगा ना यार मैं, है ना, इतनी तो पोटेंशियल मेरे में भी है कि वो 10 मारेगा, कम से कम मैं 2 तो मारूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर इसको 2 मुक्के मारे तो ये भी तो लाल होगा, मैं तो पूरा लाल पीला नीला हो जाऊंगा, है ना, ये भी तो लाल होगा, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी क्या? थोड़ी तो होगी ना यार, मेरी तो खत्म हो चुकी है, मैं तो गिव अप कर दिया, पर इसकी भी तो कम होगी। अगर एसिड और एसिड सामने आमने सामने आ जाए तो दोनों वीक हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। बेस बेस सामने आ जाए, दोनों क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले अपन ने क्या पता लगाया, ये रिएक्शन में किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह, ये रिएक्शन में किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। अब आप मुझे बताओ, ये एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में क्या है, एसिड, ये रियल वर्ल्ड में क्या है, एसिड, ये रियल वर्ल्ड में कैसा एसिड है, ये कैसा है। अब अगर मुझे सामने आमने सामने एसिड दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा पॉइंट लगाऊंगा, थर्ड पॉइंट लगाऊंगा, और इसको बोलूंगा वीक बेस और इसको बोलूंगा वीक एसिड। क्या मुझे टेबल याद रखने की जरूरत है, नहीं। अब अगर ये वीक हो गया, ये वीक हो गया, तो स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, देख लो आंसर आ गया। कौन सा एग्जाम्पल लिया था मैंने, ये 4th एग्जाम्पल लिया था। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या पता करेंगे, एसिड बेस पता कर ले। मुझे बताओ रिएक्शन में किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये H+ दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एसिड, ये H+ ले रहा है, ये क्या हो गया, बेस। अब अगर ये बेस हो गया तो ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में पता करते हैं। रियल वर्ल्ड में ये क्या है, रियल वर्ल्ड में ये क्या है, और अगर एसिड बेस है, भले ही कैसे भी हो, साथ साथ है, तो स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग होंगे, वीक होगा, वीक हो गया, खत्म हो गया। क्या टेबल याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन दे दूं, पक्का? फटाफट, अरे एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 163, 163 सॉल्व करो फटाफट। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 163, एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 163।